नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और हम जो हैं आज इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। आज करंट अफेयर की वीडियो नहीं है, आज हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। और मान के चलो कि आज की जो इमरजेंसी की वीडियो है इससे और जो बाद में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाऊंगा कुछ, वहाँ से क्वेश्चन आपका 101% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारे पास कि हमारे जो संविधान में जो हमारे इमरजेंसीज हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए मैं थोड़ा सा आज ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जो हमारे पास आपातकाल के हैं यानी कि इमरजेंसी के जो हमारे पास संविधान में दिए गए अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास भाग 18 है, हमारे जो संविधान का पार्ट 18 है उसमें आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक इनके बारे में बातें करी हुई है। लेकिन हम पढ़ते तीन हमारे पास इमरजेंसी के लिए। फर्स्ट इमरजेंसी हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपात भी कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 352। एक है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम कहते हैं, आर्टिकल नंबर 356 में ये बात करी गई है। वित्तीय आपात यानी कि जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वो हमारा आर्टिकल नंबर 360 में दी गई है। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कि राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी हम किसको कहेंगे। देखो जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा पहले प्रावधान कुछ और थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आ गए हम, तो इसको आपको पता रहना चाहिए। एक तो आपका संविधान में आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 352 इसके बारे में बात करता है। इसकी घोषणा आपका राष्ट्रपति कर सकते हैं। आधार, मूल संविधान में पहले अच्छा कब कब राष्ट्रीय आपात लग सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, अगर युद्ध हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण कर दे, या आंतरिक अशांति शब्द को यह ध्यान में रखें। आंतरिक अशांति बोलेगा अगर देश के अंदर खुद में ही डिस्प्यूट हो जाए, मतलब अशांति वाली सिचुएशन हो जाए, तब भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। इसका फ़ायदा उठाया था आपका इंदिरा गांधी ने और लगा दिया था इसके ऊपर। टोटली यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी थी इंडिया के अंदर 1974 की बात है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वर्तमान में इसको चेंज कर दिया। अब हम युद्ध भी रखा है, बाहरी आक्रमण रखा है, लेकिन आंतरिक अशांति की जगह हमने रख दिया सशस्त्र विद्रोह। अगर हमारे सैनिक खुद में ही विद्रोह कर देते तब हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसको पॉइंट को याद रखें। चलो जी, अब इसको चेंज कब करेगा था। 44वां संविधान संशोधन करवाया गया था, मोरारजी देसाई जब आपके प्रधानमंत्री थे, 1978 की बात है। तो आंतरिक अशांति के स्थान के ऊपर सशस्त्र विद्रोह नामक हमने एक क्लॉज इसमें ऐड कर दी था, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए होती है। अब किस तरह से, और जो कैबिनेट की लिखित अनुमति, अब क्वेश्चन लगे कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आर्टिकल नंबर 352 के अंदर। अवधि कितने समय तक रह सकता है, अगर 1 माह के भीतर उपस्थित एवं मतदान के 2/3 बहुमत से अनुमति प्रदान करता है तो 6 माह तक आपातकाल लग सकता है। तो भाई 6 माह तक लग सकता है फर्स्ट टाइम के ऊपर, ठीक है। और 2/3 जितने सदन के अंदर लोग मौजूद हैं उसका अगर 2/3 लोग हस्ताक्षर कर दे कि भाई लगा दो इमरजेंसी, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, तब हम इस आपातकाल को लगा सकते हैं। अच्छा, इसका कोई अधिकतम समय कोई तय नहीं है। 6 महीने के लिए एक बार लगेगा, उसको बार बार 6 महीने 6 महीने 6 महीने बढ़ा सकते हैं, और कोई इसका अधिकतम समय निश्चित नहीं है। इसको बात को आपको याद रखना पड़ेगा। नोट करने की बात है कि कितनी बार लग चुका है भारत में, तो 3 बार लग चुका है। एक 1962 से 68 तक लगा था, जब चाइना ने आक्रमण करा था। उस टाइम हमारे जो प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर लगा 1971 और 77 के बीच में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो पीवी गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पे 2 बार लगा है। और तीसरी बार 1975 से 77 के बीच में लगा, ये तो ज़बरदस्ती का लगवा दी था। तो उस टाइम आपके प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और आंतरिक अशांति के कारण इसको लगा दी था। और राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है, ये भी आपको बात याद रखनी पड़ेगी। प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं इसके ऊपर, इसके होने से मौलिक अधिकार बोला गया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तो भाई आर्टिकल नंबर 19 ये तो खुद ही सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ये बात आर्टिकल नंबर 358 के अंदर लिखी गई है। लेकिन ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कभी निलंबित नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ये बात कही गई आर्टिकल नंबर 359 के अंदर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। चलो जी, अच्छा कहाँ से लिया है आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। जर्मनी में है वाइमर संविधान उनका, उससे हमने ये उठाया है कि जो भी आपका आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, उसका मौलिक अधिकारों के ऊपर किस तरह से प्रभाव रहेगा, सारा कुछ हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अच्छा, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए इसमें बढ़ाया जा सकता है, ठीक है जी। अगर मान लो सस्पेंड होने लग पड़ी है लोकसभा की, तो इसका कार्यकाल 1 साल तक हम बढ़ा सकते हैं। अगली इमरजेंसी आई है हमारे पास राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356 इसके बारे में बात करते हैं।
इसका संविधान में इस शब्द का राष्ट्रपति शासन का कभी भी उल्लेख नहीं है। लिखा मतलब इसमें लिखा क्या हुआ है कि 356 में बात कही गई है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर किसी राज्य में जो भी वहाँ पे सीएम वगैरह वो ढंग से काम नहीं कर, उनसे संभाला नहीं जा रहा, तब हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन का शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आधार क्या रहेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्यपाल रिपोर्ट देगा कि भाई यहाँ के सीएम से ये संभाला नहीं जा रहा यहाँ की, तो आप क्या करो, टोटली इसको भंग कर दो। चलो जी, 2 माह के भीतर संसद में साधारण बहुमत से मतलब उसमें 2/3 नहीं चाहिए, साधारण बहुमत से इसको आप पास करवा सकते हो और 6 महीने तक लगा सकते हैं, ठीक है। और अधिकतम जैसे कि इसके अधिकतम कब तक लगा सकते हैं, तो 3 साल तक आप 6 महीने बढ़ा के इसको 3 साल तक लगा सकते हो। वहीं अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, उसको अधिकतम सीमा कोई तय नहीं थी। अब कब कहाँ कितनी बार लगा, उसको भी देख लेते हैं। पहली बार लगा था पंजाब के अंदर 51 में, यूपी में 10 बार लग चुका है, राजस्थान में 4 बार, मणिपुर में 10 बार। सबसे ज़्यादा समय तक ये पंजाब में लगा था 4 सालों के लिए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, और दिल्ली में भी कुछ समय में लग सकता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल नंबर 356 था, यानी कि राष्ट्रपति शासन वाला था, उसको बोला गया था डेड लेटर, मृत पत्र लिखा गया था। मतलब इसका क्या है कि जिसका यूज़ केंद्र को बहुत कम बार करना चाहिए, मतलब रेयर ऑफ द रेयर में इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल पावर है ना, अपनी मनमानी से भी इसको लगा सकती है, तो उसको बोला कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जब आपको लगे तभी इसका उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए कुछ केसेस भी होते हैं, आपको याद रखना है। SR मुंबई केस हुआ था 1954 के अंदर, उसमें उन्होंने फिर केस हुआ तो उसमें सीधा बोला गया कि भाई जो आर्टिकल नंबर 356 है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा है। धर्मनिरपेक्षता जैसे भारत में बोलते हैं किसी भी पंथ को हम अपना सकते हैं, तो ये सारा SR मुंबई केस के अंदर कहा गया था। तीसरी इमरजेंसी राष्ट्रीय आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वित्तीय आपात की बात अगर हम करें तो ये आर्टिकल नंबर 360 की बात करें। आधार क्या है इसका, वित्तीय संकट अगर आ जाए तो, ठीक है, मतलब पैसा पूसे की दिक्कत आ जाए किसी कम, जैसे अभी श्रीलंका में आप आ गई थी ना, पाकिस्तान में तो है ही है, तो इसको कहते हैं आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसा खत्म हो गया भाई देश को चलाने के लिए, तो 2 माह के भीतर साधारण बहुमत पास करके इसको लगा सकते हैं। अधिकतम अवधि कभी भी सुनिश्चित नहीं है, और अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक एक बार भी इस इमरजेंसी को नहीं लगी ये वाली इमरजेंसी, ठीक है। हमारे पास अभी तो फॉरेन रिजर्व है, लेकिन कोई पता चलता सरकारों का कब अपने फायदे के लिए कब ये पलट जाए। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 360 के तहत निम्न में से किस किस के वेतन में कटौती की जा सकती है, तो यहाँ पे बस सभी के वेतन में, चाहे वो पीएन लगा है, चाहे वो कितना अफसर लगा है, सभी की जो अब सैलरी है उसमें भारी कटौती की जा सकती है। चलो जी, ये हो गया आपके इमरजेंसी के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको मैं 1 लाइनर की फॉर्म में आपको करवाऊंगा, अभी है टाइम। चलो जी, तो आपका इसमें बोला गया लोकसभा का जो परिसीमन है वो कौन से आर्टिकल में बात करिए। परिसीमन क्या होता है कि आपका कि किस एमपी के अंदर कितने एरिया का कवर आएगा, उसको कहते हैं परिसीमन आयोग या फिर डेलिमिटेशन, ठीक है। लोकसभा का डेलिमिटेशन कहेंगे इसको। हम आर्टिकल नंबर 382 इसके बारे में बात करते हैं। अब तक कितनी बार डेलिमिटेशन हुआ है, तो 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में, 2026 में एक बार दोबारा से होगा, और उसमें बोला गया है कि कुछ एरिया की सीटें हम बढ़ाएंगे, कुछ एरिया की सीटें कम करेंगे। अगले हमारे पास कि चौथा जो परिसीमन आयोग था 2002 वाला, इसके आयोग की गठन कब किसके द्वारा करा गया था, तो जस्टिन कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इसको करा गया था। चलो जी, और सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और शेष एमपी द्वारा बिल जो पेश किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइवेट बिल, ठीक है जी। अगर हम देखेंगे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लोकपाल स्वीडन के अम्बुड्समैन से प्रेरित होकर हमने करा था, और अन्ना हजारे का आंदोलन आप सभी को पता ही है। तो लोकपाल में सेंटर में होगा आपका लोकपाल, और राज्य में होगा लोकायुक्त। तो उड़ीसा पर सर्वप्रथम 1970 में लोकपाल आधारित लागू हुआ था केस, मतलब ये केस, और 1983 में इसको लागू कर दिया गया था। जो लोकायुक्त संस्था बनाई गई थी सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में बनाई गई थी 1971 के अंदर। लोकपाल का कार्यकाल या तो 5 वर्ष या फिर 70 साल रहता है। सबसे पहले जो लोकपाल बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है जी। और वर्तमान में इस पर कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं वो है आपका जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल और लोकायुक्त का विधेयक जो पास हुआ था 2013 में जाके पास हुआ था, और 16 जनवरी 1914 में इसको जाके लागू हुआ था सारा, ठीक है। अच्छा, लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 सदस्य हो सकते हैं। लोकपाल के बारे में बता दें, लोकपाल में आपको बुक्स में भी बहुत कम मिलता है लोकपाल के बारे में लिखा हुआ। एक है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो उनके संबंध हैं
हाँ, अच्छे अच्छे संबंध है ना, वो किस तरह से रहेंगे। आर्टिकल नंबर 263 इसके बारे में बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात करता है आपका। आर्टिकल नंबर 263 क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन इसमें किया जाता है। और राज्यपाल जो है राज्यपाल राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है। और अपने राज्य में राज्यपाल नहीं होता, जिसका अपना राज्य होता है वहाँ पे वो राज्यपाल नहीं रह सकता। और नियुक्ति किसकी होती है, सीएम की सलाह अनिवार्य होती है इनके लिए, सरकारी आयोग मतलब जो स्टेट काउंसिल होते हैं इसके लिए। अच्छा, इसके लिए 2 आयोग आपको और याद रखने हैं। एक आपका राजमन्नार आयोग है तमिलनाडु का, और एक पुंछी आयोग है, वो भी सरकारी मतलब केंद्र राज्य संबंध से ही रिलेटेड हैं ये, ठीक है। चलो जी, अगले हमारे पास प्रशासनिक सुधार आयोग। इसमें बोला गया था 1966 में बनाया गया था, अध्यक्ष थे इसके मोरारजी देसाई। फिर 2005 में इसकी अध्यक्षता करी गई थी वीरप्पा मोइली के द्वारा। अब वीरप्पा मोइली जो थे वो 7वीं वीरता प्राप्त थे। अब 7वीं वीरता प्राप्त मतलब 7th रैंक आता था उनका इंडिया के अंदर। अच्छा, अब वीरता क्रम क्या है, सबसे पहले हमारे सबसे टॉप पे जो आते हैं हमारे पूरे देश में, तो वो आते हैं आपके राष्ट्रपति। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है, रैंकिंग की बात हो रही है। अच्छा, 3rd पे आएगा प्रधानमंत्री, 4थे पे आएगा आपका राज्यपाल, 5वें पे आएगा आपका पूर्व राष्ट्रपति, 6ठे पे आएगा मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, और 7वें पे आएगा आपका कैबिनेट मंत्री, सीएम, पूर्व सीएम, विपक्ष का नेता। ये 7th रैंक के लोग होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये याद रखें भाई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति याद रहता है, प्रधानमंत्री का तीसरा रहता है। ओके जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी 1989 के अंदर। किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, जो कि केरला से संबंध रखती हैं। फिर हम अगला है हमारे पास, हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश हैं इस टाइम 3 हैं। एक है हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बी नगरत्ना। भाई 3 है इस टाइम के ऊपर, ठीक है जी। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्स्ट राजभाषा आयोग 1955 में बना था, और अध्यक्ष थे इसके बीजी खरे। पैसा पीईएसए अधिनियम, ये पंचायती राज से संबंधित है आपका। अनुसूचित क्षेत्र में इसका विस्तार के लिए संबंधित था। 1956 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, और जो समिति बैठाई गई थी इसके लिए वो थी दिलीप भुरिया समिति। भाई क्वेश्चन याद रखें इनको, बड़े ही मतलब होते हैं ना, जो नग नग क्वेश्चन होते हैं वो ढूंढ के लाया हूँ आज। संविधान संशोधन में विधेयक, संविधान अगर में संशोधन करें तो शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है, और संयुक्त बैठक इसके किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा के बाद अलग अलग पावर होती है। राष्ट्रपति अनुमति से के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी भाई सारा काम धाम चल पड़ेगा। मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था आपका 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन है आज का, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है 20 मामले ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई, अच्छी क्लास थी आज की, मतलब इसके नोट्स जरूर बनाएं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद जय हिमाचल। शेयर जरूर करें इसको।